हेलो नीट फाइटर्स। आज की इस रामबाण सीरीज में पहला दिन है और इस पहले दिन में आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। और ये 2 दिन सीरीज चलेगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक 40 डेज में हमें इस सीरीज को कवर करना है और पूरे सिलेबस को कवर करना है, आपके 180 मार्क्स को कवर करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर के। ठीक है, यहाँ पर ये के यहाँ पर क्या है, सबसे पहले समझते हैं ये के क्या है। के आपका तरंग संचरण नियतांक यानी वेव कांस्टेंट है। ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर ये जो के है, इस के का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डायमेंशन फॉर्मूले में होता क्या है कि डायमेंशन एलएचएस की जो होती है वो आरएचएस की डायमेंशन के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन हमें आज ये फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा और ये फंक्शन किस में है, कॉस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ फैक्टर्स याद रखने वाले हैं। कोण, एंगल, ठीक है, रेशियो, ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पाई। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये सारे डायमेंशनल लेस हैं। ये सारे फंक्शन कैसे हैं, डायमेंशनल लेस है, इनकी कोई भी विमा नहीं होती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू डायमेंशनल लेस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अगर ये जीरो हो गया, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। Then we can write omega t equals to kx and k equals to omega t upon x। ठीक है, द डायमेंशन ओमेगा, ओमेगा के लिए हम क्या लिखेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी एंड टी अपॉन एक्स। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं ये t और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, पाई डायमेंशनल लेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कहाँ क्या आ गया, ये यहाँ से ये ऊपर आता और ये यहाँ आ गया, यानी 1/x। यानी 1/x यानी ये क्या है, ये डिस्टेंस है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज ये याद रखिएगा, कोण, रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा और पाई ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। प्लेन एंगल कोण और सॉलिड एंगल घन कोण रखते हैं यूनिट बट नो डायमेंशन, जिनकी यूनिट होती है विमा नहीं होती। डायमेंशन बट नो यूनिट, जिनकी डायमेंशन होती है यूनिट नहीं होती है। नो यूनिट एंड डायमेंशन, जिनकी ना यूनिट भी नहीं होती और डायमेंशन भी नहीं होती। और चौथा कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहले कि प्लेन एंगल होता क्या है। प्लेन एंगल के लिए अगर हम कोई एक सर्कुलर पाथ ले लें, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक का इसका रेडियस है, और इस सर्कुलर पाथ पर जो आर्क होगा, ये जो आर्क इसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। ठीक है, यहां पर इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये जो s है, या मैं इसको s का लिख के ds लिख देता हूं, दूरी है, स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि यहां से यहां तक s होगा, फिर s ds 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 क्या बनाएंगे, s फॉर्म करेंगे। तो मैं इसको ds लिख देता हूं, ये ds क्या होगा, ds इक्वल्स टू होगा r। यानी जब कोई ये चाप सेंटर पर जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। ठीक है, अगर हम घनकोण की बात करें तो घनकोण में क्या होगा कि ये आपका सेंटर है। अब इस सॉलिड की, ठीक है, इसके ऊपर का हमें कोई एक एरिया कंसीडर करना पड़ेगा।
ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया है कि ये एरिया, अब ये पूरा एरिया इस तरीके से क्या बनाएगा, एक कोन जैसी शेप बनाएगा। क्या बनाएगा, एक कोन जैसी शेप बनाएगा। ये कोन, इस पर ये कोन बना रहा है, ठीक है, और यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। और इस केस में ये जो डी ए है, एरिया है, ये डी ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लेन एंगल हो गया, ये सॉलिड एंगल हो गया। इन दोनों एंगल्स में अब आपको लास्ट क्वेश्चंस में मैंने जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है उसमें मैंने आपको बताया था कोण, एंगल, पाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, ऑल दीज डोंट हैव डायमेंशन, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब एंगल आ गया, ये हमारा एंगल ही है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बट क्या इसकी यूनिट होती है या नहीं होती? यस, इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट होती है, देखिए जो प्लेन एंगल होता है, इस प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, ठीक है, और जो सॉलिड एंगल होता है, इस सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ओके, तो नाउ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट हो जाता है हमारा, यूनिट है बट नो डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, ठीक है। यहां पर कोई एक बीटा कांस्टेंट है, ठीक है, इस बीटा कांस्टेंट की या बीटा फैक्टर की हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहां पर P प्रेशर है, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अल्फा एक कांस्टेंट है, Z डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक चीज देखिए, जो इसकी और ये इसकी, इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन किसके बराबर होगी? प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि LHS की जो डायमेंशन होती है वही डायमेंशन किसकी होती है? RHS की होती है, ठीक है। LHS RHS की डायमेंशन अगर समान होती है, इसका मतलब आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन इसकी है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एंगल, पाई, ये सारे डायमेंशनल लेस होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं? डायमेंशनल लेस होते हैं। अगर ये सारे डायमेंशनल लेस होते हैं, इसका मतलब e की पावर माइनस के अल्फा जेड बटे के थीटा इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा जेड बटे के थीटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल लेस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया? के थीटा अपॉन जेड। अल्फा इक्वल्स टू के थीटा अपॉन जेड, और के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है m l2 t माइनस 2 k माइनस 1, ठीक है। थीटा, थीटा की जो डायमेंशन होती है ये टेम्परेचर है, दैट मींस k, और जेड, जेड क्या है आप यहां से देख सकते हैं, डिस्टेंस है, इसका मतलब डायमेंशन l, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि के कैंसिल आउट हो जाएगा, l से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर अल्फा आ गया, m l, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 बच गया, t माइनस 2 और k कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये k कैंसिल आउट हो गया, यहां से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ये अल्फा आ गया। बट अभी हमने क्या कहा था? इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन समान है, ये डायमेंशनल लेस है, ये क्या है? डायमेंशनल लेस। तो हम ये लिख सकते हैं P की जो डायमेंशन है वो अल्फा बटे बीटा की डायमेंशन के कैसे होगी? बराबर होगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है, ये तो कैसा है? डायमेंशनल लेस। तो डायमेंशन किसकी बची? इसी की तो बची ना, अल्फा बटे बीटा की। तो यहां से हमें बीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं?
बीटा बराबर निकाल सकते हैं आप अल्फा बटे पी। अब अल्फा की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। पी प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन अगर आप यहां देख लें तो आप जानते हैं पी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू, तो यहां पर हो गया आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। ये यहां पर रख दी हमने एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, एम से एम कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये ऊपर आ गया, दैट इज एल। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट 0.01 mm and there are 50 division on a circular scale. The pitch of the screw gauge is, यानी हमें स्क्रू गेज की पिच फाइंड आउट करनी है कि स्क्रू गेज की पिच क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले पिच क्या होती है, जब हम स्क्रू गेज की सहायता से किसी भी वायर का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे आप उसकी सर्कुलर स्केल को इस तरीके से घुमाते चले जाते हैं, ठीक है। यानी जब दो चूड़ी जो जैसे आप घुमाएंगे ना तो उसकी चूड़ियां आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, तो दो चूड़ियों के बीच के गैप को या चूड़ी अंतराल को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। तो हमें वो पिच का मान फाइंड आउट करना है और सबसे पहले अगर हम लीस्ट काउंट की बात कर लेते हैं स्क्रू गेज के लिए, तो लीस्ट काउंट क्या होता है हमारा, लीस्ट काउंट होता है हमारा पिच, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हमारा कितना दिया हुआ है, 0.01 mm, पिच हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ डिवीजन हमारे 50 हैं, तो यहां से पिच इक्वल्स टू हो गया 0.01 इंटू 50, दैट मीन्स 0.1 इंटू 5, दैट मीन्स 0.5 mm, ठीक है, क्लियर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है। एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दी हुई है v इक्वल्स टू at प्लस b बाई t प्लस c, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a b c। यहाँ पर a b और c क्या है, कांस्टेंट है जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपके लिए तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर कोई भी फॉर्मूला किसी भी कंडीशन के लिए ड्राइव किया गया है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि उस फॉर्मूले के लिए LHS RHS इक्वल होंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ अगर मान रहे हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, तो इसका मतलब ये, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन दिया हुआ है, प्लस साइन दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी और इस वाले फैक्टर की डायमेंशन भी इसके बराबर होगी, ठीक है। अगर यहाँ गुणा दिया होता, मल्टीप्लाई दिया होता, तो उसके कॉम्बिनेशन की डायमेंशन इसके बराबर होती, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब अदर फैक्टर दिया हुआ है, तो इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर है और AT की भी डायमेंशन किसके बराबर है, V के बराबर है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में देखें, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट पार्ट दे लेते हैं, कंडीशन नहीं पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो V LHS से लिया, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, AT के डायमेंशन के बराबर। तो यहां से आप A की डायमेंशन क्या निकाल सकते हैं, A बराबर हो गया V बाई T, इसका मतलब V की डायमेंशन क्या होती है आपकी LT माइनस 1 और T की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। तो इससे अगर हमने एडजस्ट किया तो हमारा आ गया LT माइनस 2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ A इज LT माइनस 2। अब देखिए जरा, डायमेंशन ऑफ A इज LT माइनस 2, LT माइनस 2 हमारा यहाँ सेट हो रहा है, यहाँ LT प्लस 2 है, यहाँ L2 है, यहाँ L है, इसका मतलब ये फर्स्ट तो हमारा मैच खा गया। अब बात करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट की, तो सेकेंड पार्ट में देखें, अगर हम सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V अपॉन T प्लस C, ठीक है। अब देखिए
यहां पर दो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। अब ये देखिए कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, lt माइनस वन, वेलोसिटी है, इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन lt माइनस वन होनी चाहिए। अब देखो दो कांस्टेंट है तो इक्वेशन बनाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा ऑप्शंस की हेल्प ले लेता हूं। तो देखिए जरा, बी पॉइंट अगर मैं यहां देखूं तो L और C इक्वल्स टू T, बी अगर L लेता हूं मैं यहां पर तो आप देखिए ये L हो गया, और C इक्वल्स टू अगर T ले लूं तो इसका मतलब T प्लस T, ठीक है। इसका मतलब आप एक चीज देख रहे हैं यहां पर पावर कितनी है, यहां पर पावर है L और नीचे पावर है कितनी T। इसका मतलब अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, LT माइनस वन। आप ये मत समझिएगा T प्लस टी टी स्क्वायर हो जाएगा, रहेगा तो T ही ना, डायमेंशन में तो T की पावर वन ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, पावर वन आई तो वो पावर को मैंने एडजस्ट करी, तो मेरे पास क्या मिल गया, LT माइनस वन। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी की क्या होती है, LT माइनस वन। इसका मतलब ऑप्शन की सहायता से मैं इसको बड़ी इजीली टिक कर सकता हूं कि A इक्वल्स टू LT माइनस टू, V इक्वल्स टू L एंड C इक्वल्स टू T, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन है, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स। एक स्क्रू गेज है और वो कुछ रीडिंग देता है। व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर, जब हम किसी एक वायर का डायमीटर मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं डायमीटर का, तो वो कुछ रीडिंग्स देता है। द मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या दे रहा है, 0 mm दे रहा है, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52 डिवीजन, okay, given that 1 mm on the main scale corresponding to 100 divisions on the circular scales, the diameter of the wire for the above data is, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि हमें जब डायमीटर निकालना होता है स्क्रू गेज की सहायता से, तो सबसे पहले हम स्क्रू गेज को सेट करते हैं, ठीक है, उसमें वायर लगाते हैं और उसको पीछे से टाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रीडिंग मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि जो सर्कुलर स्केल है, वो सर्कुलर स्केल कहाँ है, मेन स्केल के 0 वाले पॉइंट पर, देखिए सर 0 वाले रीडिंग पर, ठीक है। लेकिन जो 0 वाली लाइन है, वो 0 वाली लाइन के साथ 52 नंबर का डिवीजन सर्कुलर स्केल का क्या करता है, कोइंसाइड करता है, ठीक है। The main 1 mm on the main scale corresponding to 100 division of the circular scale। इसका मतलब अगर सबसे पहले हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, तो लीस्ट काउंट पता होने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम लीस्ट काउंट लिखते हैं पहले, लीस्ट काउंट। अगर हम लीस्ट काउंट निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो यहां पर पिच कितना दे रहा है, 1 mm, और डिवीजंस कितने दे रहा है, 100, ठीक है। 1 mm बाई 100, दैट मीन्स यहां पर वैल्यू हुई 0.01 mm। ये लीस्ट काउंट हो गया 0.01 mm, ठीक है, किसका, स्क्रू गेज का, ठीक है। बट हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है आपका डायमीटर। तो डायमीटर इसको हम चाहे तो सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब डायमीटर कैलकुलेट किया जाता है तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, क्लियर। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, 0, तो वी विल पुट 0। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, 52 डिवीजन, तो 52 इनटू लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, ठीक है। रीडिंग आंसर किस में आएगा, mm में। तो डायमीटर इक्वल्स टू, आप देखिए यहां से गुणा कीजिए, तो यहां पर क्या हो गया, 0.52 mm, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, डायमीटर। तो क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको ये वाला,
ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पहले लीस्ट काउंट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी लीस्ट काउंट होता है क्या है पता ही होगा आपको। लीस्ट काउंट वह मिनिमम रीडिंग होती है जो कि किसी एपरेटस के द्वारा मापी जा सकती है, ठीक है। यानी इतनी छोटी से छोटी रीडिंग ये स्क्रू गेज माप सकता है, इसीलिए इसका क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट। ओके, आइए नेक्स्ट। यस, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज एंड डिवीजन per centimeter, and division of vernier scale coincide and minus 1 division of main scale. The least count of the vernier calipers is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है कि उस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट अगर मैं बात करूं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। अब दिया क्या है वो देख लेते हैं, एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी मैं यहां लिखता हूं 1 एन VSD, एंड डिवीजन ऑफ VSD coincide n minus 1 division of main scale, यानी n minus 1 division of main scale, ओके। तो यहां से हम 1 VSD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 VSD इक्वल्स टू हो गया n minus 1 upon n MSD, clear? So now we will put the value of 1 VSD in this equation number first, so least count equals to 1 MSD minus value of VSD is n minus 1 upon n MSD, ओके। तो यहां से हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1 MSD माइनस n का डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और वो माइनस में होगा, ठीक है। और इधर से MSD आएगा तो 1 MSD, क्लियर। अब देखिए यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा और एक माइनस ये आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/n MSD, क्लियर। सो लीस्ट काउंट इज, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू MSD कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/n MSD, क्वेश्चन नंबर 2। बट इन द स्टार्टिंग आप देखो स्टार्टिंग में दिया हुआ है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, ओके। तो मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ओके, यानी MSD की बात कर रहा है, तो यहां से ये कर रहा है और वो कितना है n डिवीजन, तो n MSD इक्वल्स टू क्या दे रहा है, पर सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया, ओके। सो यहां से MSD इक्वल्स टू 1/n centimeter, clear? So we will put the value in the equation number 2, then ये वैल्यू हमने यहां पुट करी, then least count equals to 1/n and MSD value is 1/n into 1/n equals to 1/n square centimeter, ओके। समझ में आया, क्लियर हुआ पिक्चर? कुछ नहीं किया है मैंने, फॉर्मूला लगा दिया है और बाकी जो कह रहा है वो कर दिया बस, ओके।